400 पार का नारा किस बेस पर दिया? 370 सीटें आपने पूरे देश के अंदर बांटी और 400 पार के आपने अभी से अलायंस को जोड़ लिया। यही पहला झूठ पकड़ में आता है। समाज में सबका साथ सबका विकास तब होगा जब मोदी कैबिनेट में एक मुसलमान क्यों नहीं। पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं। 2024 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और बीजेपी का स्लोगन है सबका साथ और सबका विकास। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों ने उठाया है कि अगर बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है तो फिर इलेक्शन में सबका साथ कहां चला जाता है। मतलब ये कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है। अगर आप इस इलेक्शन में देखेंगे तो एनडीए की तरफ से सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, जिसमें बीजेपी ने सिर्फ एक कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरला से उतारा है और इवन की ऑन गोइंग मोदी कैबिनेट में इस कम्युनिटी से कोई भी मंत्री नहीं है। साथ में यह भी एलिगेशन लगाई जाती है कि पार्टी मुस्लिम विरोधी आइडियोलॉजी की है। सो यहां पर 2 सवाल उठते हैं। पहला कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों प्रेफर नहीं करती है, और दूसरा अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी आइडियोलॉजी की है तो बीजेपी के फेवर में मुस्लिम वोटर्स क्यों बढ़ रहे हैं। कायनात नाम है, तो ये बताइए इस कायनात में क्या चल रहा है इस समय? मोदी जी चल रहे हैं, मुस्लिमों की बस्तियों में भी चल रहे हैं मोदी जी, हिंदुओं की बस्तियों में। साइलेंट वोटर मोदी जी के बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो साइलेंट वोट करते हैं और मोदी जी को ही करते हैं। बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट प्रेफर क्यों नहीं करती है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन जहां तक बात रही बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने का, तो सिर्फ बीजेपी पर ही एंटी मुस्लिम होने का एलिगेशन नहीं लगा है, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस पार्टी पर भी एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी का एलिगेशन लगा था। News coming in, well, Muslim leaders are warning the Congress on issuing tickets and they feel they are getting betrayed. मुसलमानों के साथ इलेक्शन से पहले वादा करती है कांग्रेस हुकूमत, लेकिन जीतने के बाद वो वादे खोखले हो जाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा। देखिए, समय था मार्च 1938 जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस में मुस्लिम द्वारा शिकायतों की जांच के लिए पीरपुर कमेटी अपॉइंट की थी। कमेटी ने इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर मुस्लिम विरोधी और प्रो हिंदू बायस होने का एलिगेशन लगाया था। ये एलिगेशन इतना पावरफुल था कि रिपोर्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए किया गया था। इसमें यह दलील दी गई थी कि मुस्लिमों को स्वतंत्र भारत में फेयर जस्टिस नहीं मिल सकता है, जहां हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस का शासन होने की पॉसिबिलिटी है। रिपोर्ट में लिस्टेड कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के आरोप और अभी मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी आइडियोलॉजी वाली पार्टी के फॉर्म में बताना बिल्कुल एक जैसा है। मतलब ये कि मुस्लिमों ने पहले कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम विरोधी आइडियोलॉजी वाली पार्टी बताया और अब बीजेपी को। देखिए, उस समय भारत में मेजर पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी। 1937 के चुनाव के बाद 7 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में कांग्रेस सत्ता में थी। मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, तब सिर्फ एक प्रोविंस में सरकार बना सकी थी। 3 सितंबर 1939 को वायसराय लीन लीथगो ने नाजी जर्मनी के साथ भारत के युद्ध की घोषणा कर दी। अब मेजर पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीयों के साथ विदाउट प्रायर डिस्कशन युद्ध की घोषणा पर स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने वायसराय के युद्ध के अनाउंसमेंट की वजह से अपने सभी मंत्रालयों से इस्तीफा देने की रिकमेंडेशन की और उसी साल 2 दिसंबर को लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों से 22 दिसंबर को कांग्रेस से मुक्ति दिवस के रूप में मनाने को कहा। जिन्ना ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में मुसलमान शुक्रवार 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाए और राहत के प्रतीक के रूप में धन्यवाद दे कि आखिरकार कांग्रेस शासन ने काम करना बंद कर दिया। कांग्रेस ने लीग के 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाने के एक्शन को क्रिटिसाइज किया और महात्मा गांधी ने जिन्ना से इस दिन को मनाने से बचने की अपील की। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को पार्टी द्वारा लगाए गए मुस्लिम विरोधी आइडियोलॉजी के आरोप से निपटने के लिए बात करने की पेशकश की, लेकिन लीग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव होने पर अड़ी हुई थी और यह नेहरू के लिए अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई मुस्लिम थे। यहां तक कि इस दिन को मनाने को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद ने भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर भारत में लीग द्वारा एज पर डिसीजन यह दिन मनाया गया। कुछ दूसरी पार्टी भी इस जश्न में शामिल हुई। इसमें शामिल होने वाले अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी थे। जिन्ना के साथ इस सेरेमनी में शामिल होने वाले प्रोमिनेंट लीडर में डॉक्टर BR अम्बेडकर और जस्टिस पार्टी के EV रामास्वामी यानी कि पेरियार भी शामिल थे। मुस्लिम डाउट को दूर करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व के सभी प्रयास फेल हो गए। अप्रैल 1947 में डिस्परेटेड गांधी ने नए वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के सामने प्रपोजल रखा कि मोहम्मद अली जिन्ना को अंतरिम सरकार के लीडरशिप का मौका दे दिया जाए।
यह प्रपोजल बाइबल की उस कहानी के जैसी है जिसमें दो महिलाएं एक बच्चे के लिए लड़ती है और न्याय के लिए राजा सुलेमान के पास जाती है। राजा उस बच्चे को दो भागों में काटने का आदेश देता है ताकि दोनों को आधा आधा बच्चा मिल सके। लेकिन यह फैसला सुनने के बाद असली मां रोती हुई कहती है, हे प्रभु, उसे जिंदा बच्चा दे दो, उसे मत मारो। और झूठ बोलने वाली महिला कहती है कि यह न तो तेरा होगा और न ही मेरा, इसे बांट दो। 6 दिसंबर 1945 को जिन्ना ने कहा कि अखंड भारत का अर्थ है मुसलमानों की गुलामी और इस सब कॉन्टिनेंट में साम्राज्यवादी जाति हिंदू राज का पूर्ण प्रभुत्व। और जिन्ना ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि जिन्ना उस समुदाय के लिए बात कर रहे थे जिसे वो रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे थे। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने सेंट्रल असेंबली के सभी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी और प्रोविंशियल मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी के 87% पर कब्जा कर लिया। उस समय जिन्ना ने आज के पाकिस्तान के किसी इलाके से नहीं बल्कि बॉम्बे की बायकुला सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लीग को उन क्षेत्रों में मुसलमानों के एक वर्ग से भारी समर्थन मिला जो अब भारत का हिस्सा है। उस समय लीग को जो वोट मिले वो एक्चुअली पाकिस्तान के लिए वोट मिला था। इसीलिए सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कोलकाता में स्पीच देते हुए कहा था कि जो मुसलमान अभी भी भारत में हैं उनमें से कई ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की है। क्या उनका राष्ट्र रातों रात बदल गया है? मुझे समझ नहीं आया कि यह इतना कैसे बदल गया। वे कहते हैं कि वे वफादार हैं और पूछते हैं कि उनकी वफादारी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तो मैं जवाब देता हूं कि आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं, खुद से पूछिए। यह आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए। हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, वो मिराज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? अब अगर आज की बात करें तो आज भी सिचुएशन सेम ही है। मतलब कल तक मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग देश की बात ना करके रिलीजन की बात करते थे, तो आज भी कुछ लोग हैं जो ये सपने संजोए हैं कि कल हमारी सरकार बनेगी और फिर से हम एक पाकिस्तान बनाएंगे। वे उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जब योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? इंडिपेंडेंस के पहले कुछ वर्ग ने कांग्रेस का डिमोनाइजेशन किया और उसे सक्सेसफुली एंटी मुस्लिम करार दिया। आजादी से पहले और आजादी के बाद के दोनों पीरियड में भारत ने राष्ट्रवादी मुद्दे के प्रति कमिटेड कई डिस्टिंग्विश्ड मुस्लिम लीडर्स का राइज देखा है। देखिए, भाजपा के लिए मुसलमान 140 करोड़ भारतीयों का हिस्सा है। सभी के पास समान अधिकार और राष्ट्र के प्रति समान दायित्व भी है। जनसंघ के दिनों से ही इसमें आरिफ बेग, शेख अब्दुल्ला रहमान और सिकंदर बख्त जैसे कई मुस्लिम नेता थे। एपीजे अब्दुल कलाम भाजपा के समर्थन से ही राष्ट्रपति चुने गए थे और पार्टी के करंट स्पोक पर्सन में से कई मुस्लिम पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन डेमोक्रेसी नंबर्स और इलेक्शन जीतने का खेल है। भाजपा के प्रेजेंटेशन और उस पर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग की प्रतिक्रिया के बीच एक डिस्क्रिपेंसी है और अक्सर यह देखा गया है कि अपनी या फिर पार्टी की कोई गलती न होने पर भी भाजपा के मुस्लिम कैंडिडेट को आमतौर पर अपने समुदाय से समर्थन हासिल करने में काफी परेशानी होती है। कहने का मतलब यही है कि करेंट डेट तक बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की इमेज एक कट्टर हिंदू वाली है। सो अगर मान लेते हैं कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को एक ऐसी जगह से टिकट देती है जहां हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हिंदू ये सोचकर उस कैंडिडेट को वोट नहीं करेगी कि ये एक मुस्लिम कैंडिडेट है और बीजेपी वहां पर हार जाएगी। और अगर बीजेपी एक मुस्लिम कैंडिडेट को एक ऐसी जगह से टिकट देती है जहां मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां के मुसलमान ये सोचकर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे कि ये वोट अल्टीमेटली बीजेपी को मिलने वाली है जिसकी इमेज मुस्लिम विरोधी आइडियोलॉजी वाली है। सो किसी भी हालत में बीजेपी का वो मुस्लिम कैंडिडेट हार जाएगा। यही वजह है कि पार्टी उन्हें मैदान में उतारने से हिचकती है। देखिए, वैसे आजादी से पहले के दशकों में मुसलमान के एक वर्ग को कांग्रेस के लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। सो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें अब भाजपा पर भी भरोसा नहीं है और इस विश्वास को कायम करना दोनों पक्षों के लिए एक चैलेंज है।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ बदला, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रवैया कभी नहीं बदला। CSDS के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही इलेक्शन में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। मुस्लिम पहले भी बीजेपी को तकरीबन इसी रेशियो में वोट दे रहे थे। 1998, 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी तकरीबन 7-7% वोट बीजेपी और अलायंस पार्टी को मिले थे। 2019 के बाद हुए विधानसभा इलेक्शन में भी ये पैटर्न सेम ही रहा। पार्टी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में 4 पसमानदा मुसलमानों को मैदान में उतारा, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया, सिर्फ एक रनर अप के करीब आ पाया। जहां तक वोटरों की बात है तो बीजेपी खास तौर से मुस्लिम महिला वोटरों को इंप्रेस करने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है, जो 3 तलाक जैसी माल प्रैक्टिस से आजादी दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पसंद करती है। अच्छा। मैं जहाँ तक आप भी फैन लग रही है मुझे मोदी मैं जी फैन की। हूँ। क्यों? क्योंकि 9 सालों में जो आज़ादी मैंने फील की है, क्योंकि जो ट्रिपल तलाक आपको मैं बताना चाहती हूँ, एक महिला एक खिलौना बन चुकी थी, एक मुस्लिम महिला खिलौना बन चुकी थी, क्योंकि जब चाहे उसका शौहर उसे छोड़ दे, जब चाहे उसके साथ जो सलूक करे, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। पुलिस स्टेशन 2017 में उड़ीसा में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को समान लाभ की आवश्यकता पर जोर डाला। 2013 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कुछ पसमानदा मुसलमानों को शामिल करने के लिए एक बुनकर सेल का गठन किया, लेकिन बीजेपी को इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। सो कुल मिलाकर यही रीजन है जिसके वजह से बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स प्रेफर नहीं करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखें।